स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले भोपाल से आपको बड़ी खबर से बाखबर कर देते हैं। राजभवन में आम आदमी की एंट्री बैन कर दी गई है। राज्यपाल आम लोगों से मुलाकात अब नहीं करेंगे। राजभवन को कंटेनमेंट एरिया घोषित होने के बाद यह फैसला लिया गया है। राजभवन को 3 सेक्टर में बांट भी दिया गया है। कंटेनमेंट एरिया वाले इलाके आवाजाही के लिए बंद कर दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी की एंट्री बैन कर दी गई राजभवन में। राज्यपाल आम लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे। कंटेनमेंट एरिया घोषित होने के बाद यह फैसला लिया गया है। पॉजिटिव मरीज सामने आए थे और जो पॉजिटिव युवक था उसके माता पिता भी पॉजिटिव पाए गए और इसके बाद इसे कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया। राजभवन को 3 सेक्टर में बांटा गया है और कंटेनमेंट एरिया वाले इलाके में आवाजाही बंद कर दी गई है। यह बड़ी खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, राजभवन को कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया और राज्यपाल अब आम लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए राजभवन में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण के मरीज मिले हैं उसके बाद से ये फैसला लिया गया है कि राज्यपाल किसी भी आम आदमी से मुलाकात नहीं करेंगे। जब तक ये पूरा मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में किसी से मुलाकात कर पाएंगे। आम आदमियों से मुलाकात फिलहाल राजभवन ने एहतियात के तौर पर बंद कर दी है। हालांकि जो कामकाज है वो जारी रहेगा। जो अफसर हैं वो पूरे प्रोटोकॉल के तहत दफ्तर पहुंचेंगे और अपना कामकाज निपटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजभवन में 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं और ये वो हिस्सा है जहां पर राजभवन के कर्मचारी रहते हैं। तो उस इलाके को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहां से पूरी तरीके से आवाजाही बंद रहेगी। गेट नंबर 2 को भी राजभवन के बंद कर दिया गया है। गेट नंबर 1 से जो भी आएंगे जाएंगे उनकी एंट्री होगी। लेकिन इसके अलावा जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन हर किसी को करना पड़ेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल किसी से मुलाकात कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। यानी कि जो सैनिटाइज गाड़ी से या सैनिटाइज व्यक्ति ही जो है राज्यपाल से विशेष परिस्थितियों में मिल सकेगा। एक और जो सबसे बड़ी बात है वो निकल कर आ रही थी कि शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और ऐसे में अब खबर इस बात को लेकर भी है कि यदि राजभवन में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है उसके बाद शपथ समारोह होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी अटकलों का बाजार दौर है। खबर इस बात को भी लेकर है कि राजभवन के अधिकारियों ने मिंटो हॉल का भी निरीक्षण किया है। यदि जरूरत पड़ती है तो मिंटो हॉल में शपथ का कार्यक्रम कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल राजभवन में आम लोगों की एंट्री को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जैसे आगे परिस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से अगली खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं। कोरोना संकट पर समीक्षा बैठक भी आज वो करने वाले हैं और इसके अलावा साल 2020-2021 के बजट योजना पर भी वे बैठक करेंगे। बैठक करेंगे शिवराज सिंह चौहान। रोजाना की तरह आज भी उनका बैठकों का ही कार्यक्रम है और कोरोना की समीक्षा बैठक को करना है। और इधर रायपुर से खबर आपको बता दें। सीएम भूपेश बघेल लाइव रहने वाले हैं। 11:30 बजे वे फेसबुक पर लाइव होंगे। स्पीक अप इंडिया के अभियान के तहत वो अपनी बात रखने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से यह अभियान छेड़ा गया है, स्पीक अप इंडिया इसे नाम दिया गया है और इसी के तहत अपनी बात रखने वाले मुख्यमंत्री निवास से वे फेसबुक लाइव करेंगे। और सीएम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और कहा है कि आप भी आएँ लाइव। सीएम ने कहा है कि हिंदुस्तान की आवाज़ बोलें, उनके साथ सभी लोग जुड़ें। वे 11:30 बजे फेसबुक पर लाइव होंगे। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजीत जोगी की हालत बेहद गंभीर है। देर रात अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट हुआ। उनके पल्स रेट और उनके ब्लड प्रेशर में भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। डॉक्टर्स की एक खास टीम लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुनील खेमका ने इस बात की जानकारी दी है। तो अजीत जोगी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और बीती देर रात कार्डियक अरेस्ट उन्हें हुआ है। और ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
उनसे जानकारी लेते हैं। ममता, सुबह अवधेश से बात हो रही थी, अवधेश बता रहे थे कि 10 बजे के आसपास कुछ जानकारी दी जा सकती है अस्पताल की तरफ से उनकी स्थिति को लेकर, जोगी की स्थिति को लेकर। देखिए, अभी अस्पताल के जो प्रमुख हैं डॉक्टर सुनील खेमका, उनसे हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि थोड़ी देर बाद वो करीबन 11:30 बजे वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे, क्योंकि देर रात तक के हॉस्पिटल में थे। उनका कहना है कि जब उनको कार्डियक अरेस्ट आया तो स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो गई थी, लेकिन अभी उनका कहना है कि स्थिति जो है वो संभाल ली गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो 9 मई को अजीत जोगी बीमार हुए थे और उसके बाद से, जब से उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, तब से लेकर उनको वेंटिलेशन के जरिए सांस दी जा रही थी। दिमाग की जो गतिविधियां हैं वो नहीं के बराबर है और उसको लेकर लगातार ये एक्टिविटीज की जा रही थी अलग अलग तरीकों से। देश के अलग अलग हिस्सों के डॉक्टर से संपर्क करके, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क करके, न्यूरोफिजिशियन से संपर्क करके ये कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके का और ट्रीटमेंट देकर उनके दिमाग को एक्टिव किया जा सकता है, जिस तरह की उम्मीद जो डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं और यही कोशिशें लगातार जारी थी। और अगर हम बात करें तो एक दिन पहले तक भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था कल शाम को भी, उसमें भी ये बताया गया था कि अभी भी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर्स लगातार अलग अलग करीबन 8 डॉक्टर्स जो है वो लगे हुए हैं, उनको देख रहे हैं। उसमें एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स हैं, उसके बाद न्यूरो के डॉक्टर्स हैं और कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन अचानक रात को उनको फिर से कार्डियक अरेस्ट हुआ और स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे और पूरी रात लगे रहे। उसके बाद स्थिति जो है वो संभली है। डॉक्टर सुनील खेमका का कहना है कि अभी और कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से जो है और चीजों को संभाला जाए। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल से खबर बता रहे हैं, आज मंडी कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया जाना है। 259 मंडियों में काली पट्टी बांधकर ये प्रदर्शन होगा। मॉडल एक्ट को वापस लेने की मांग इन लोगों के द्वारा हो रही है और आज से ये प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए शुरू कर दिया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे इसका वक्त तय किया गया है, जब काली पट्टी बांधकर मंडी के कर्मचारी पहुंचेंगे। 259 मंडियों में ये कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। मॉडल एक्ट को वापस लिया जाए, ये मांग इन लोगों के द्वारा की जा रही है और आज से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन इन लोगों के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। 1:30 बजे का वक्त तय किया। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, मैनेट को क्वारंटीन सेंटर बनाने से फैकल्टी और स्टूडेंट्स नाराज हो गए हैं। हॉस्टल से सामान खाली कराने के लिए मैनेट प्रबंधन ने छात्र छात्राओं को पत्र भेज दिए हैं। चावला गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं ऐसे में परेशान हैं। लॉकडाउन में शहर से बाहर होने के चलते सामान उठाना उनके लिए परेशानी बन गया है। जिला प्रशासन आज हॉस्टल खाली करा सकता है और मैनेट प्रबंधन ने 11 नंबर हॉस्टल को जिला प्रशासन को देने की बात कही है। जिला प्रशासन ने 23 मई को मैनेट के डायरेक्टर को इस बाबत पत्र भेजा था और मैनेट को क्वारंटीन सेंटर के लिए तैयार रहने के निर्देश इस पत्र में दिए गए थे। ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, मैनेट को क्वारंटीन सेंटर बनाने से फैकल्टी और स्टूडेंट्स नाराज हैं। हॉस्टल से सामान खाली कराने के लिए मैनेट प्रबंधन ने छात्र छात्राओं को पत्र भेज दिए। चावला गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं खासी परेशान हैं, क्योंकि लॉकडाउन में शहर से बाहर होने के चलते उनके लिए सामान वहां से उठाना एक परेशानी बन गया है। इधर जिला प्रशासन आज हॉस्टल खाली करा सकता है। मैनेट प्रबंधन ने 11 नंबर हॉस्टल को जिला प्रशासन को देने का फैसला किया। और मध्य प्रदेश में रेत के कारोबारियों को सरकार की तरफ से राहत दी गई है। लॉकडाउन में निकाली गई रेत पर ही रॉयल्टी लगेगी। 10% बढ़ोतरी के साथ 1 साल और खदानें चलेंगी। ठेकेदारों को 22 मार्च 2020 के अनुबंध से ही ठेका राशि देनी होगी। रेत खनन की अनुमति देने का अधिकार कलेक्टरों को दिया गया। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। सरकारी बंगला खाली न करने को लेकर कांग्रेस विधायक की तरफ से अर्जी लगाई गई है। साधो की अर्जी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। कमलनाथ सरकार में विजय लक्ष्मी साधो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थीं। बता दें कि पूर्व मंत्रियों को सरकार की तरफ से बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है।
बंगला खाली न करने को लेकर ये अर्जी लगाई गई है विजय लक्ष्मी साधव की तरफ से हाई कोर्ट में, और आज संभवतः इस पर सुनवाई हो सकती है। सरकार की तरफ से बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है और इसी को लेकर विजय लक्ष्मी साधव ने याचिका लगाई है। हाई कोर्ट का रुख किया है उन्होंने, और इसके पीछे तर्क कोविड-19 का दिया गया है कि कोरोना काल अभी चल रहा है और ऐसे में बंगला न खाली करने को अभी कहा जाए, बाद में जब परिस्थितियां हो जाएंगी तब वो इसे रिक्त कर सकती हैं। प्रतीक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, ये जो अर्जी लगाई गई है, प्रतीक आपको आवाज मिल पा रही? प्रतीक, ये जो अर्जी जो लगाई गई है, क्या इस अर्जी में जिक्र किया गया है कि कब तक वो खाली करने की बात इसमें कही गई है? क्योंकि वे अब मंत्री तो है नहीं, बंगला तो खाली करना है, लेकिन हाई कोर्ट से क्या अर्जी में कहा गया है? देखिए ललित, चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय गुप्ता इनकी ओर से पैरवी करेंगे, यानी वो भोपाल से ही इस पूरे मामले में बहस करेंगे वीसी के जरिए। तो मूल रूप से जो अवधारणा है इस मूल याचिका की, बंगले तो खाली कराने हैं, नोटिस भी सर्व हो गए हैं, लेकिन कोरोना का संकट चल रहा है। इस बीच बंगले फिलहाल जब तक अतिरिक्त रूप से उन्हें कोई अन्य व्यवस्था नहीं दी जा रही, तब तक जो मंत्री के रूप में उन्हें आवंटित बंगले थे उसे खाली अभी फिलहाल ना कराया जाए। बहरहाल सभी मंत्रियों को नोटिस हुए थे, लेकिन विजय लक्ष्मी साधव जो है सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने अपनी दलील जो है आज वो रखेंगी, उनके अधिवक्ता उनकी मांगों को आज हाईकोर्ट के समक्ष रखने वाले हैं। बहरहाल सभी के साथ ऐसा ही कुछ ना कुछ मामला है। जितने भी कैबिनेट मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, उन सभी को नोटिस हुआ था। पूर्व वित्त मंत्री का तो बंगला तक सील हो गया था, बाद में भले ही उन्हें वापस दे दिया गया, लेकिन इस बीच विजय लक्ष्मी साधव जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गई हैं और अन्य क्या दलीलें वो देती हैं ये आज बहस के दौरान देखना होगा। लेकिन मूल रूप से जो कोरोना संकट काल है वही मूल वजह अब तक समझ में आई है, और जैसा कि उनके अधिवक्ता ने हमको बताया कि कोरोना के समय बंगला खाली कराना अनुचित होगा जब तक अतिरिक्त कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं कर दी जाती। पुनीत, कब तक इस मामले पर सुनवाई हो सकती है? देखिए, वीसी के जरिए इनका जो मामला है वो 9वें नंबर पर लगा हुआ है, तो अमूमन हम ये कह सकते हैं कि लंच के पहले यानी करीब 1:30 बजे के पहले ही इनके मामले पर सुनवाई संभव हो सकती है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रतीक। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पाकिस्तान ने बेतुका बयान दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंदिर निर्माण को लेकर बयान जारी कर दिया है और इस बयान में मंदिर निर्माण की निंदा की गई है। पाकिस्तान का ये भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की नापाक हरकत है। और राम मंदिर पर पाकिस्तान की तरफ से जो बेतुका बयान जारी हुआ है, भारत ने इसे सीधे ठुकरा दिया है। सूत्रों के जरिए जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक भारत के अंदरूनी मामलों पर पाकिस्तान की टिप्पणी को भारत खारिज करता है। भारत ने कहा है कि कानून और सर्वधर्म सम्मान पाकिस्तान के चरित्र में नहीं है। अंदरूनी मामलों में दखल देकर नफरत फैलाने के पाकिस्तान मकसद की भारत निंदा करता है। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, ये साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके का ये बयान जारी किया गया है, नफरत फैलाने की कोशिश, और भारत ने इसका जवाब भी दिया है कठोरता से। अब बिल्कुल जाहिर तौर पर पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, जहां पर वो एक बार फिर भारत में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के नवंबर के फैसले के बाद जो भी इसमें पक्ष थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इस पर कोई गतिरोध नहीं हुआ भारत के अंदर, लेकिन ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गले नहीं उतर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान इस तरह के बयान जारी कर रहा है। कल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये औपचारिक बयान जारी किया गया पाकिस्तान विदेश मंत्रालय प्रवक्ता की तरफ से, लेकिन भारत ने इस बयान को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और वहीं साथ ही साथ भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि ये कहीं ना कहीं भारत में नफरत फैलाने की जो पाकिस्तान की कोशिश है ये बिल्कुल नाकाम होगी। और इस पूरे मामले को लेकर माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय जल्द ही एक औपचारिक बयान भी जारी करेगा। पुनीत, जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक लंबा मामला, सालों तक ये जो मामला चल रहा था, बड़ी शांति से इसका पटाक्षेप हो गया। पाकिस्तान को ये बात शायद हजम नहीं हो रही है
और ऐसे वक्त में जब कोरोना काल चल रहा है और पूरा विश्व एक महामारी से लड़ रहा है, इस बीच पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त ये बयान जारी करना क्या दिखाने की कोशिश, क्या इसके पीछे मकसद नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। यहाँ तक कि भारत ने भी सार्क देशों के इकट्ठा होकर इससे लड़ने के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो आज भी लगातार भारत की छवि खराब करने के लिए, भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करके और भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह के बयान देता रहा है। इससे पहले भी इस तरह के बयान सामने आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से अब समतलीकरण का काम शुरू हो चुका है अयोध्या में, तो ऐसे में इस तरह के बयान देकर एक बार फिर पाकिस्तान माहौल बिगाड़ने की फिराक में है। लेकिन पाकिस्तान की तमाम मंसूबों पर पानी तब फिर गया जब इस मामले से जुड़े तमाम पक्षों ने पाकिस्तान की दखल को बेदखल कर दिया है, पाकिस्तान की दखल को नामंजूर कर दिया है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को ध्यान इन बातों पर देना होगा कि किस तरह से वो अपने यहां पर जो उनकी माइनॉरिटीज हैं, उनके अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हमने देखा है कि आजादी से लेकर अब तक वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनकी क्या हालत हो चुकी है। तो ऐसे में भारत के अंदरूनी मामलों पर दखल देने की बजाय पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और वो कदम उठाने चाहिए ताकि वहां की माइनॉरिटीज भी सुरक्षित महसूस कर सके। शुक्रिया शैलेंद्र जी इस जानकारी और बातचीत के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। उइगर समुदाय को लेकर अमेरिकी संसद में बिल पास किया गया है। बिल को ट्रंप की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। उइगर समुदाय को लेकर अमेरिकी संसद में एक बिल पास किया गया है और इस बिल को ट्रंप की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भेजा गया है। तो समझिए कि परिस्थितियां क्या हो रही हैं। एक तरफ कोरोना काल और उसको लेकर अमेरिका कहीं ना कहीं चाइना को जिम्मेदार मान रहा है और इस बीच अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। उइगर समुदाय को लेकर अमेरिकी संसद में एक बिल पास किया गया है और इसे व्हाइट हाउस भेजा गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला टला है। पुलवामा की तरह गाड़ी में आईडी रखी गई थी, सुरक्षा बलों ने वक्त रहते इसे डिफ्यूज कर दिया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश रची गई थी, इसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। यहां पर पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी में आईडी प्लांट की गई थी, जिसकी समय रहते पहचान कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया है। पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने एक साथ एक्शन लेते हुए इस गाड़ी की पहचान की और इसमें आईईडी के होने का पता लगाया गया और तभी बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और इस आईडी ब्लास्ट को टाल दिया गया, वरना एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। और चलिए प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, नौतपा के चौथे दिन भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। 21 जिलों में 44 डिग्री के पार तापमान हो चुका है। ग्वालियर के नौगांव में तो 46.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं रीवा में 46 डिग्री, खजुराहो, मंडला, नरसिंहपुर और सीधी में 45.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। रंजना, तापमान में इजाफा होता हुआ नौतपा चल रहा है, 9 दिन तपते हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह से तापमान पहुंच जाएगा और लोगों को इतनी परेशानी हो जाएगी, शायद किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि अभी तक तो मौसम ऐसा लग रहा था कि इस बार वैसी गर्मी नहीं पड़ने वाली जैसी हर साल पड़ रही थी। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो मई का आधा महीना था, 15 मई तक लोगों को जो तापमान है उससे बहुत ज्यादा राहत थी, लेकिन नौतपा की शुरुआत के साथ ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि लगातार तापमान में इजाफा भी हो रहा है। हालांकि जो मौसम वैज्ञानिक उन्होंने शुरुआत से ही कहा था कि इस बार भी नौतपा हर साल की तरह बहुत ज्यादा तपने वाला है और
लोगों को बहुत ज्यादा तापमान में इजाफा होने से तेज गर्मी का एहसास भी होने वाला है। और यही वजह है कि जो मई के आधा महीने बीतने के बाद भी लोगों को लू से राहत मिली, लेकिन अब जो बहुत ज्यादा अगर जिले का है तो वो लू की चपेट में है और तापमान 44 डिग्री से ज्यादा 21 जिलों में पहुंच चुका है, 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में लोग गर्मी से बेहाल भी हो रहे हैं। लेकिन राहत की बात ये है, मौसम विभाग का यही कहना है कि 30 मई से थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिल सकती है। हालांकि अभी 2 से 3 दिन तक और तापमान में इजाफा होगा, लेकिन 30 मई के बाद थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि एक जो सिस्टम है वो सक्रिय होने वाला है और इसकी वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जो नमी है मध्य प्रदेश में आने वाली है और इसके बाद जो तेज आंधी तूफान चलने के साथ ही हल्की सी बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि 9 तक हम ऐसा कहा जाता है कि अगर हल्की बारिश होती है तो जरूर जुलाई के महीने में जो मानसून है वो जरूर प्रभावित हो सकता है, लेकिन फिर भी राहत लोगों को जरूर 30 मई के बाद हल्की सी मिल सकती है। पुनीत, शुक्रिया। ये राहत की उम्मीद लोगों को जरूर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकमा से खबर आपको बता रहे, साप्ताहिक बाजार और दुकानें बंद की गई हैं। कोंटा साप्ताहिक बाजार और दुकानों को बंद किया गया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। कलेक्टर ने सभी साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगा दी है। 3 राज्यों की सीमा से ये कोंटा नगर लगा हुआ और यहाँ पर साप्ताहिक बाजार जो लगता था और जिस तरीके से दुकानें खुल रही थी और भीड़ जो हो रही थी, इसके बाद अब एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया। साप्ताहिक बाजार और दुकानों को बंद करा दिया गया है और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने दल बना दिया है। भीतरवार इलाके में टिड्डियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन भी छेड़ा गया। 3 किलोमीटर के एरिया में कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। टिड्डी दल जो लगातार आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं फसलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में उससे सामना करने के लिए टिड्डी दल के मुकाबले के लिए एक बड़ा ऑपरेशन ग्वालियर में छेड़ा गया। और इस बुलेटिन में इतना ही।